नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हाजिर हैं हम नया सवेरा लेकर। अगले 1 घंटे में देश और दुनिया की तमाम खबरें तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही बात करेंगे आपकी सेहत की, स्वास्थ्य की, साहित्य की और संघर्षों से निकलती कुछ अच्छी कहानियों की। और इस पूरे सफर में मेरे साथ रहेंगे मेरी सहयोगी शहला। बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार आप सभी को। अगले 1 घंटे में हम तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज भी कई सौगातों से नवाजेंगे। साथ ही साथ देश भर में कई राज्यों में बारिश से हाल बेहाल है, उस पर भी डालेंगे विस्तार से नजर। और भी कई बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देंगे राज्य को विकास की सौगात। भरूच में विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के साथ ही पीएम जामनगर में विभिन्न परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। राजधानी दिल्ली में आज प्रथम भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मुख्य अतिथि। सम्मेलन में सरकारी और निजी क्षेत्र के तमाम हितधारक होंगे शामिल। देश के कई राज्यों में बारिश से बिगड़े हालात। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद। लगातार हो रही बारिश से ठंडा हुआ मौसम। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हुए घातक विस्फोट के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराते हुए इसे आतंकवादी कृत्य बताया। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ज़ापोरिज़िया में हुए रूसी मिसाइल हमले की निंदा की। हमले में करीब 13 लोगों की हुई थी मौत। खेल की खबरों में 3 मैचों की सीरीज के दूसरे 1 दिवसीय मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से दी मात। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सीरीज में 1-1 की बराबरी पर। और 36वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। आज फुटबॉल, योगासन, कैनोइंग, सॉफ्टबॉल और सॉफ्ट टेनिस में खेले जाएंगे खिताबी मुकाबले। तो नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यात्रा का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज जामनगर में 1460 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से सौराष्ट्र के इलाके में सिंचाई के साथ ही जामनगर शहरी आधारभूत ढांचे को और मजबूती मिलेगी। पीएम अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल का उद्घाटन भी करेंगे। अपनी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री भरूच के आमोद में 8000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत को फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जंबूसर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। वर्ष 2021-22 में इन ड्रग्स का दवाइयों के कुल आयात में 60% से अधिक योगदान था। यह परियोजना आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने और बल्क ड्रग्स के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री दहेज में डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इससे औद्योगिक संपदाओं से शोधित अपशिष्ट जल के निपटान में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री जिन अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें अंकलेश्वर हवाई अड्डे का पहला चरण और अंकलेश्वर एवं पनौली में बहुस्तरीय औद्योगिक शेड का विकास शामिल है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को ही जामनगर में 1460 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, विद्युत, जलापूर्ति,
और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। सौनी योजना में आसपास के 3 से 4 जिलों में लगभग 1 लाख हेक्टेयर जो विस्तार है, इसमें नर्मदा का जो पानी है वो इरिगेशन के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो इससे बरसात के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो सकेगी। प्रधानमंत्री सौराष्ट्र की अवतारण सिंचाई योजना लिंक 3 के पैकेज 7 और NAUNI योजना लिंक 1 के पैकेज 5 और हरिपार 40 मेगावाट सौर PV परियोजना का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जामनगर में जो परियोजना लॉन्च कर रहे हैं उससे खेती में जो सिंचाई है उसको बढ़ावा मिलेगा। जामनगर और इसके आसपास के जो सौराष्ट्र का इलाका है उसमें करीब 1 लाख हेक्टेयर की जो जमीन है उसमें सिंचाई को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फायदा मिलेगा। इसके साथ ही सोलर मिशन को जो सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है उसको भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद के जरूरतमंद छात्रों के लिए एक शैक्षणिक संकुल बनाने का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा। इस संकुल में छात्रों के समग्र विकास के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। प्रोजेक्ट के पहले चरण में छात्रों के रहने और पढ़ने के लिए 12 मंजिला हॉस्टल का निर्माण किया गया है। इस हॉस्टल में 116 कमरे हैं, जिनमें 400 से अधिक छात्र छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। जरूरतमंद बच्चों को रहने के लिए और पढ़ाई करने के लिए ज़्यादातर अहमदाबाद और अहमदाबाद के पास में गांधीनगर दोनों सिटी में बहुत बड़ी संस्थाएं हायर एजुकेशन के लिए जो बड़े बड़े कॉलेजेज है, बड़ी बड़ी संस्था है, उसमें जो बाहर के पूरे भारत भर के बच्चों आएंगे, मोदी समाज के पूरे समाज के, वो लोगों को इधर अभी रहने की व्यवस्था की है। मोदी शैक्षणिक संकुल प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। इसकी आधारशिला 2013 में प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रखी थी। मोदी शैक्षणिक संकुल के बन जाने से समस्त मोदी समाज के गरीब बच्चों का अहमदाबाद और गांधीनगर में उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करने का सपना साकार हो सकेगा। सुधीर यादव और निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज यादव जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मेघना देव भी भरूच के आमोद से। सबसे पहले अनुज आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आज भी प्रधानमंत्री मोदी का विस्तारित कार्यक्रम करीब 1460 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। किस तरह का एजेंडा है और किस तरह से विकास की नई धारा वहां पर बहती हुई दिखाई दे रही है? देखिए रमा, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के दौरे पे हैं। अब से 1 हफ्ते पहले की बात करें तो वो गुजरात में कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था, लेकिन एक बार फिर से वो यहाँ गुजरात की धरती पर हैं और आज उनका दूसरे दिन का दौरा होगा। कुल मिलाकर ये 3 दिन का दौरा है, कल भी उनके कई कार्यक्रम हैं। लेकिन मैं अगर आज की बात करूं तो सबसे पहले वो 11 बजे के आसपास, जहां हमारी सहयोगी मेघना है भरूच, वहां पर वो जाएंगे और वहां भी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दूसरा, अगर मैं आनंद की बात करूं जहां मैं हूं, यहां वो एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद तीसरा कार्यक्रम जामनगर का होगा। जामनगर में 1460 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की एक विकास की एक मिसाल पेश की थी, वो लगातार प्रधानमंत्री रहते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा अगर लक्ष्य है, कोई फोकस है, वो है कि शहरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां भी शहरों जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो ग्रामीण लोगों को मिले। कुल मिला के जो क्योंकि सौराष्ट्र का इलाका है जामनगर, वहां पे सिंचाई की एक जमाने में बड़ी दिक्कतें वहां पर रहती थी, लेकिन अब लगातार धीरे धीरे वहां पर सौर ऊर्जा के माध्यम से, बाकी ऊर्जाओं के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर किया गया है। और यही एक कारण है कि सौराष्ट्र के इलाकों में अब एक अच्छा उत्पादन कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। दूसरी जो जल परियोजनाएं हैं, चाहे पीने की पानी की बात करें, लाइनों को बिछाकर जो है घर घर तक जल पहुंचाने का जो मिशन केंद्र सरकार ने रखा है, वो लगातार गुजरात के अंदर, बाकी राज्यों के अंदर भी पूरा हो रहा है। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का जो दौरा है
उसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ग्रामीण जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करना, शहरों की जो व्यवस्थाएं हैं उसको पहले से बेहतर करना, यही लक्ष्य है। और शायद यही एक सबसे बड़ा कारण है कि 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14,500 करोड़ रुपए की योजनाओं को गुजरात की जनता को समर्पित करेंगे। और इसके अलावा अगर हम अहमदाबाद की बात करें, क्योंकि दोपहर में वो अहमदाबाद में भी होंगे, वहां जो जरूरतमंद छात्र होते हैं, गरीब होते हैं, उनके लिए संकुल शैक्षणिक परिसर की पहली शुरुआत की गई है। वो बच्चे उसी में रहेंगे, मुफ्त में उनको शिक्षा भी मिलेगी, हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी मिलेगी। और ऐसे में जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, अब गुजरात के अंदर ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये कार्यक्रम आने वाले समय में देश भर के अंदर होंगे, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद से इस शैक्षणिक संकुल परिसर की शुरुआत आज प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा जो बच्चे हैं जरूरतमंद उनको होगा। अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मेघना भी बनी हुई हैं भरूच के आमोद से। मेघना, हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को कई बड़ी सौगातों से नवाजा, कई परियोजनाओं की सौगात दी। आज भी भरूच के आमोद में वो कम से कम 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, एक बड़ी सौगात देंगे वहां के वासियों को। देखिए, सबसे पहले तो इस इलाके को अगर हम समझना चाहें शहला, तो ये इलाका जो है बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल इलाका है गुजरात का। भरूच, अंकलेश्वर, ये जो पूरे कोस्ट लाइन के इलाके हैं, दहेज, ये सभी जगहें जो हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट मानी जाती हैं, उसके लिए जानी भी जाती हैं। अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पेंट्स, केमिकल का सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, इसके काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस इलाके में हैं। अगर देखें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबसे अहम जो बल्क ड्रग पार्क है उसकी आधारशिला रखेंगे। बल्क ड्रग पार्क 3 जगहों पर देश भर में, अगर हम देखें, इन प्रिंसिपल कहा गया है कि ये बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। गुजरात में ये भरूच में बनेगा, जांबूसर में बनेगा, जो थोड़ी दूरी पर है आमोद से, जहां हम अभी खड़े हैं। अगर ये देखें बल्क ड्रग पार्क की आवश्यकता क्यों है, अहम इसलिए है, अगर हम बल्क ड्रग्स की बात करें जिन्हें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है, एपीआई, वो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, किस तरीके से हम हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा अहम हो जाता है कि किस तरीके से हम अपने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करें। ये बल्क ड्रग पार्क जब बन के तैयार हो जाएगा तो अगर हम देखें तो एपीआई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा गति मिलेगी, क्योंकि इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। और अगर उससे देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोसेसिंग में कॉस्टिंग जो है वो भी कम हो सकती है। अलग भी कई परियोजनाएं हैं, खासकर ट्राइबल बेल्ट के लिए, जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, उनकी परियोजनाएं हैं। सी फूड पार्क भी ऐसी एक परियोजनाएं हैं जिसका फाउंडेशन स्टोन आज रखा जाएगा। उसमें अगर देखें तो 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है गुजरात की, और ऐसे में जितनी जो अगर हम देखें मत्स्य संपदा है गुजरात के पास इस कोस्ट लाइन के कारण, वो एक बहुत अहम चीज है जो इस सी फूड ट्रक पार्क में से जुड़े ट्राइबल्स जो हैं, वलसाड वगैरह के इलाके में, ये जो काफी ज्यादा ट्राइबल इलाके हैं, वहां के लोगों को काफी ज्यादा मदद करेगी, और जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको काफी ज्यादा मदद करेगी। कई और भी अहम परियोजनाएं हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हैं। उसमें से एक और अहम परियोजना का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, जिसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज है, जो अंकलेश्वर एयरपोर्ट का फेज 1 है। अंकलेश्वर भी एक बहुत अहम, तकरीबन 2000 अगर हम देखें तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं अंकलेश्वर में केवल, तो भरूच से कुछ ही किलोमीटर दूर है अंकलेश्वर। बहुत अहम बेल्ट है, कई एमएनसीज के भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर, और उसको कनेक्टिविटी देना, कितनी इजी कनेक्टिविटी हो जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ज्यादा बढ़े, इसके ऊपर जोर है। तो फेज 1 का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अंकलेश्वर एयरपोर्ट का, जो बहुत अहम साबित होगा इंडस्ट्रीज। बिल्कुल। और हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम योजनाओं के साथ साथ आज कई सिंचाई लिंक योजनाएं और सौर पीवी योजना जो है उसका भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। किस तरह से जब हम देखते हैं कि जो परंपरागत और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनसे चाहे ऊर्जा की बात हो, चाहे जो बहुत से जो हमारे पास साधन है, उनका जब हम वैकल्पिक समाधान खोजते हैं तो उस दिशा में कितने आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और कितनी दीर्घकालिक ये योजनाएं हैं?
देखिए जिस तरीके से लगातार हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के अंदर भी जाते हैं, उनका सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहता है कि आप हमारी जो पारंपरिक जो ऊर्जा की जो हमारी जरूरतें हैं उससे हमें अब ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें जाना है। और गुजरात तो रोल मॉडल के राज्य के रूप में जाना चाहता है, चाहे हम सौर ऊर्जा की बात करें। अगर कभी आप रमा गुजरात आए तो आपको देखने को मिलेगा ना सिर्फ सरकारी इमारतें बल्कि जो निजी घर हैं लोगों के या व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उस पर आपको 4-4, 5-5 किलो वोट के सौर ऊर्जा के पैनल देखने को मिलेंगे। यहां ज्यादातर अगर ऊर्जा की मैं खपत की बात करूं, चाहे वो इंडस्ट्रियल इलाका हो, चाहे वो सरकारी इमारतें हो या फिर लोगों के अपने घर ही क्यों ना हो, सौर ऊर्जा के माध्यम से उसकी खपत को पूरा करते हैं। और इसी वजह से गुजरात सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है सौर ऊर्जा के रूप में। दूसरी बात है क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी बिजली की काफी जरूरतें पड़ती हैं और ग्रामीण इलाकों के अंदर बिजली की लाइनों को जिस तरीके से पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, इस रूप में एक जो सबसे बड़ा विकल्प सौर ऊर्जा के रूप में देखा है आज गुजरात के अंदर, बल्कि हम कहेंगे कई ऐसे राज्य हैं वहां पर जो सिंचाई की व्यवस्था की जो जरूरतें हैं उसका जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से उसको इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा पर आज भी भारत सरकार और राज्य सरकार अलग अलग जो है सब्सिडी देती हैं। किसानों को जो सब्सिडी है वो अलग रूप में मिलती है, बाकी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहां पर अगर सौर ऊर्जा को लगाना चाहें उनको भी अलग से सब्सिडी मिलती है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन काम अगर किसी राज्य ने किया है पिछले कई वर्षों के दौरान तो वो गुजरात है। और गुजरात की जो एक पहचान बनी है उसी को अब आगे बढ़ाते हुए दूसरे राज्य भी उसको विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यही है कि कृषि के क्षेत्र में भी जिस तरीके से लगातार काफी बड़े बजट केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए गए हैं, उसके बाद हमने देखा है कि आज ऐसे इलाके, चाहे हम गुजरात के सौराष्ट्र की बात करें, ऐसे इलाके जहां कभी फसलें हुआ ही नहीं करती थी, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, आज वही ऐसे इलाके हैं जो पहले लोगों को हम बात करें तो आयात करना पड़ता था चीजों का, लेकिन आज ऐसे सौराष्ट्र जैसे इलाके आज निर्यात के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप जिस तरीके से भरूच में हमारी मेघना है उन्होंने बताया कि आज वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर की हम बात करें या दूसरी जो औद्योगिक चीजें हैं उनको भी बढ़ावा यहां पर लगातार गुजरात के अंदर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि गुजरात एक रोल मॉडल के रूप में एक राज्य को देखा जाता है, लेकिन दूसरे राज्य भी ऐसे बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए इसकी शुरुआत की थी और जब आज वो प्रधानमंत्री हैं ऐसे में गुजरात के रंग रूप को उन्होंने बदल कर दिखाया है। और सबसे ज्यादा बजट उन्होंने ग्रामीण इलाकों के लिए हमेशा दिए हैं, किसानों के लिए दिए हैं, क्योंकि हमें अगर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो शहरों के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा और यही एक सबसे बड़ा मकसद लगातार और ये लगातार अनुज देखने को भी मिल रहा है जिस तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार जोर दे रहे हैं, सरकारी तौर पर प्रयास भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन को लेकर वो उनकी चिंता साफ नजर आती है, उसके लिए सौर ऊर्जा से लैस पूरा गांव का निर्माण करा देना और लोगों को प्रेरित करना कि वो सौर ऊर्जा अपनाएं, उसके लिए तमाम प्रयास ये नजर आ रहे हैं। मेघना, कहते हैं कि शिक्षा जो है वो किसी भी राज्य के विकास के लिए, वहां के लोगों के विकास के लिए बहुत ज्यादा एक मील का पत्थर साबित होती है। शिक्षा ही एक नींव रखती है और ऐसे में जिस तरह से वो शैक्षणिक संकुल का की सौगात लोगों को सौंपने जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। मेघना तक आवाज नहीं जा पा रही है, हम अनुज से ही ये सवाल पूछ लेते हैं। जी अनुज। देखिए रमा, बिल्कुल अगर हम इसकी बात करें जिस तरह की एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार काम आगे बढ़ा है, नई शिक्षा नीति भी लेके आई गई है, लेकिन ऐसे बच्चों को भी फोकस किया गया है जो दूर दराज के गांव के इलाके में रहते हैं, वहां तक उनके पास वो व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाई हैं या फिर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसे में सरकार का लक्ष्य यही है कि कोई भी शिक्षा से पीछे छूट ना जाए। और जिस तरीके से बिल्कुल आपने सही कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से ना सिर्फ उस बच्चे का विकास होता है बल्कि उसके परिवार का, उसके पूरे गांव का, पूरे इलाके का विकास होता है। और यही एक सबसे बड़ा मकसद रहा है सरकार का कि इस तरह के संकुल शैक्षणिक परिसर बनाए जाएं जिसमें जरूरतमंद बच्चे, आर्थिक रूप से कमजोर
जो बच्चे हैं उनको पूर्ण रूप से वहां पर ना सिर्फ शिक्षा मिले बल्कि उनके रहने की, खाने की, जितने भी उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। हालांकि ये एक शुरुआत है, पहला जो इसका उद्घाटन है, पहले उसका फेज का, उसका उद्घाटन आज भले ही होगा, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये हर जिले के अंदर इस तरह के शैक्षणिक संकुल परिसर बनाए जाएंगे ताकि पूरे गुजरात के लोगों को, छात्रों को वो उस उच्च स्तर की शिक्षा मिल पाए ताकि वो अपना बेहतर भविष्य बना पाए। और ये सबसे बड़ी बात यही है, देखिए आप जब पूरे विकास की बात करते हैं, आप आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की बात करते हैं, तो हमें अपने उन युवाओं को, अपने उन बच्चों को भी फोकस में रखना होगा जो शिक्षा से पीछे किन्हीं कारणों की वजह से छूट जाते हैं। और ये सबसे बड़ा निश्चित तौर पर एक बदलाव का कदम हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गुजरात सरकार ने इसको फोकस में रखा है कि कोई भी शिक्षा से पीछे नहीं छूटना चाहिए, भले ही वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन ऐसे व्यवस्थाएं बनाकर, ऐसे शैक्षणिक परिसर बनाकर, ये गुजरात से इसकी एक शुरुआत हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश भर के अंदर ऐसे शैक्षणिक परिसर देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया अनुज और मेघना, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। हाँ, आपको बता दें इसी के साथ यहाँ रमा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए नया सवेरा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है नया सवेरा में, और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज प्रथम भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कॉन्क्लेव के दौरान तमाम अहम मुद्दों पर पैनल चर्चा होगी। इस सम्मेलन में अंतरिक्ष विभाग और इसरो समेत सरकारी और निजी क्षेत्र के तमाम हितधारक शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। कैनबरा पहुंचे विदेश मंत्री का स्वागत बड़े ही अनोखे ढंग से किया गया। जयशंकर के स्वागत के लिए ऑस्ट्रेलिया के पुराने संसद भवन को तिरंगे की लाइटनिंग से सजाया गया। जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि कैनबरा पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया के पुराने संसद भवन को हमारे राष्ट्रीय रंगों में देखकर बहुत खुशी हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी समकक्ष पेनी वोंग के साथ बैठक की। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एस जयशंकर ने रूस के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की और उस समय सोवियत संघ और वर्तमान में रूस ने हमारी मदद की। A relationship that has certainly served our interests well, and when you asked about the military equipment issue, we have, as you know, a substantial inventory of Soviet and Russian origin weapons, and that inventory actually grew for a variety of reasons. You know, the merits of the weapon systems themselves, but also because for multiple decades, Western countries did not supply weapons to India, and in fact saw a military dictatorship next to us as the preferred partner. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके साथ ही दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि हमने अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिक्षा, रक्षा और सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा जैसे कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि क्वाड मैकेनिज्म मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। We spoke about a whole lot of issues: trade and economy, education, defense and security, clean energy. And among the many agreements and understandings we reached were really the fact that it's in our mutual interest to expand our diplomatic footprint in each other's countries. So we would certainly welcome Australia doing so in India and look forward to doing the same in Australia. The Quad is a mechanism which is primarily focused on the Indo-Pacific. And I think that's an area where the convergence of interests between the Quad partners is particularly strong. वहीं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने जोर देकर कहा कि क्वाड समूह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और सभी देश इसमें लगातार सहयोग को बढ़ा रहे हैं।
We spoke about a whole lot of issues: trade and economy, education, defense and security, clean energy, and among the many agreements and understandings we reached were really the fact that it's in our mutual interest to expand our diplomatic footprint in each other's countries. So we would certainly welcome Australia doing so in India and look forward to doing the same in Australia. The Quad is a mechanism which is primarily focused on the Indo-Pacific. And I think that's an area where the convergence of interests between the Quad partners is particularly strong. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। भाजपा अध्यक्ष आज सोलन में आयोजित पंच परमेश्वर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। और अब खबर जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के टंग पावा इलाके में कल रात से शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि टंग पावा में आतंकियों की सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल कार्रवाई में जुटे हुए हैं। मुंबई और नई दिल्ली में आगामी 28 और 29 अक्टूबर को आतंकवाद निरोधक समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के राजनयिक और सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस विशेष बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विचार विमर्श होगा। फिलहाल भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधक समिति वर्ष 2022 का अध्यक्ष है। सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बताया कि 26/11 के आतंकी हमले के परिदृश्य में ये बैठक बुलाई गई है। देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में आज निवेशकों के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में प्रमुख निवेशकों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, विभिन्न देशों के महावाणिज्य दूत और महाराष्ट्र सरकार के शीर्ष अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस सम्मेलन का उद्देश्य हितधारकों के बीच एक सार्थक चर्चा को सुगम बनाना है और इस प्रकार निवेशकों के लिए विभिन्न सहयोग अवसरों की पहचान करने में सहायता करना है। निवेशक गोलमेज सम्मेलन इससे पहले दिल्ली, कोच्चि और अहमदाबाद में आयोजित किया जा चुका है। सम्मेलन का चौथा संस्करण देश भर में आगामी ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहरों के विकास को प्रदर्शित करेगा। वर्तमान में महाराष्ट्र में औरंगाबाद, रायगढ़, सतारा और नागपुर जिलों में ऐसे 4 ग्रीनफील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर विकसित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में चौथा हेली इंडिया समिट 2022 हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में कल देर शाम एक इमारत की छत ढहने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे में 10 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। उत्तर प्रदेश में लगातार जारी वर्षा से राज्य में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। खराब मौसम के कारण कई जिलों में प्रशासन ने 12 तारीख तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इनके बाद सरयू नदी भी अयोध्या पुल के पास खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं गोरखपुर में बारिश की वजह से ताप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
और दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। रिमझिम बारिश की फुहार आज भी जारी रही। भारी बारिश के कारण गाजियाबाद के कई स्थानों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। रविवार को भी पूरे दिन बारिश होती रही, जिसके कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जलभराव में भी कई वाहन फंसे रहे। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड में बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में जहां लगातार बर्फबारी हो रही है, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारी हिमपात हुआ। लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। चीन सीमा पर स्थित अंतिम चौकियों लिपुलेख, जोलिंगकांग और कालापानी में भी भारी हिमपात हुआ है। हिमपात के कारण कई मार्ग बंद हो गए। वहीं मुनस्यारी के निचले इलाकों में पिछले 3 दिनों से बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है। पंचाचूली, हंसलिंग, चिपला केदार, नागनीधुरा में भी बर्फबारी जारी है। सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। भारी बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के कई जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। और मौसम विभाग ने हैदराबाद सहित तेलंगाना के अधिकतर भागों में अगले 2 दिन के लिए तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहेगी। कल हैदराबाद के पश्चिमी भाग में अधिकतम वर्षा दर्ज की गई, जहां पर शेखपेट जैसे क्षेत्रों में 16 सेंटीमीटर से अधिक और मधापुर में 12 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई। नया सवेरा में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को अपने एक वीडियो संबोधन में यूक्रेन पर क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण पुल को विस्फोट द्वारा उड़ाने का आरोप लगाया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक नियोजक आतंकवादी कार्यवाही थी, जिसे यूक्रेन के विशेष बल ने अंजाम दिया था। 19 किलोमीटर लंबे इस पुल पर 8 अक्टूबर को तड़के एक विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही साथ कई तेल टैंकरों में आग लग गई थी। पुतिन ने रूस की जांच समिति के प्रमुख अलेक्जेंडर बेस्ट्रिकिन से मुलाकात की थी, जिन्होंने विस्फोट और आग की जांच के निष्कर्ष पेश किए थे। इस बीच क्रीमिया ब्रिज को सामान्य परिवहन के लिए फिर से शुरू कर दिया गया है, जबकि सड़क मार्ग को केवल हल्के वाहनों के लिए खोला गया है। 3.5 टन से अधिक क्षमता वाली सभी बसों, ट्रकों और छोटे वाहनों को अभी भी नौका द्वारा केर्च जल डमरू मध्य को पार करके जाना होगा। वर्तमान में क्रीमिया और उत्तरी रूस के रूस तमन प्रायद्वीप के बीच केवल एक नौका चलती है। रविवार को क्रीमिया ब्रिज तक पहुंचने के लिए कारों की लंबी कतारें देखी गईं। अधिकारियों के अनुसार पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से की जल्द ही मरम्मत की जाएगी। और वेनेजुएला में बारिश कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश के कारण मध्य वेनेजुएला में 5 छोटी नदियों में बाढ़ आ गई। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 52 लोग लापता हैं। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने रविवार को एक टेलीविजन संबोधन में इसकी जानकारी दी। उधर सेना और बचावकर्मी, राहत और बचाव का ईशान किशन ने 93 रन बनाए। इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। बांग्लादेश के सिलहट में खेले जा रहे महिला एशिया कप में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। इस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है। एशिया कप के इस सीजन में भारतीय टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है। भारत अंक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं थाईलैंड की टीम अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में से 3 में जीत के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर है। ऐसे में भारतीय टीम आज के इस मुकाबले को जीतकर शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी।
गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज के मुकाबले की शुरुआत सॉफ्टबॉल और मल्लखंब से होगी, तो वहीं आज फुटबॉल, योगासन, कैनोइंग, सॉफ्टबॉल और सॉफ्ट टेनिस के खिताबी मुकाबलों में खिलाड़ी आमने सामने होंगे। इसके अलावा हॉकी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, जूडो और वुशु में प्रतिभागी जोर आजमाई करते हुए नजर आएंगे। नया सवेरा में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और आगे बात करेंगे सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक में आज हम आपको सैर कराएंगे कर्नाटक के प्राचीन शहर हम्पी की, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हम्पी शहर अपने सुंदर वास्तुकला के अलावा अपने धार्मिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इस खूबसूरत शहर को। कर्नाटक का प्राचीन शहर हम्पी, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक धरोहरों का खजाना है कर्नाटक का हम्पी शहर, जिसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। यही नहीं, यह जगह भारत की मशहूर विश्व विरासतों में से एक है। इतिहास और वास्तुकला के मामले में हम्पी एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह शहर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। इसके अलावा यहाँ के शानदार महल, स्मारक, पहाड़, मंदिर पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यह शहर अपने समय में विजयनगर साम्राज्य का मुख्य अंग हुआ करता था, क्योंकि 1500 ईस्वी के समय में हम्पी शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर की राजधानी हुआ करता था। इस स्थान पर बने अलग अलग मनोरम अवशेषों, खूबसूरत मंदिरों, गढ़, खजाने और 500 से अधिक प्राचीन स्मारक इस शहर का इतिहास उजागर करते आज भी खड़े हैं। हम्पी अपने सुंदर वास्तुकला के अलावा अपने धार्मिक इतिहास के लिए भी जाना जाता है। घाटियों एवं पहाड़ियों के बीच बना हम्पी विशाल और सुंदर नक्काशीदार मंदिरों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कर्नाटक की प्रमुख नदियों में से एक तुंगभद्रा नदी इस शहर में बहती है। यहाँ के जल सेतु और नहरें 13 से 15वीं शताब्दी की जल प्रबंधन प्रणाली की एक झलक दिखलाते हैं। हम्पी का वर्तमान अपनी परंपरा और इतिहास के आकर्षण के साथ खड़ा है। यहाँ के मनमोहक नजारे और विख्यात शिल्पकारी हर साल हजारों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे विज्ञान जगत की। साइंस हब के आज के अंक में हम बात करेंगे 3D प्रिंटिंग की दुनिया में हो रहे बदलाव के बारे में। लंदन के एरियल रोबोटिक्स लैब द्वारा 3D प्रिंटिंग से जुड़ी एक नई तकनीक 3D प्रिंटिंग ड्रोन विकसित की गई है, जिसका उपयोग ऊंची इमारतों से लेकर आपदा राहत कार्यों में भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। आजकल 3D प्रिंटिंग की दुनिया में हो रहे बदलाव के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसी विषय में आगे बढ़ते हुए आज 3D प्रिंटिंग से जुड़ी एक नई तकनीक के बारे में जानेंगे। शोधकर्ताओं के अनुसार रोबोट ड्रोन आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। 3D प्रिंटिंग ड्रोन के काम की तुलना छत्ते बनाने वाली मधुमक्खियों से की जा सकती है। ड्रोन उड़ान तो भरेंगे, पर उनकी निगरानी एक मानव नियंत्रक द्वारा की जाएगी, जो उनके काम की निगरानी करने में समर्थ होंगे और जरूरत पड़ने पर किए गए काम की परख भी कर सकते हैं। डेवलपर्स जिन्होंने इस 3D प्रिंटिंग ड्रोन को बनाया है, उनका कहना है कि इस तकनीक का उपयोग
कठिन से कठिन या खतरनाक स्थानों जैसे कि ऊंची इमारतों में किया जा सकता है, या आपदा राहत कार्य में भी ये काफी मददगार साबित हो सकती है। इस तकनीक का इस्तेमाल कठिन से कठिन या खतरनाक स्थानों जैसे कि ऊंची इमारतों में किया जा सकता है और ये CO2 की खपत और लॉजिस्टिक की जरूरतों को भी कम कर सकती है और 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में ये तकनीक काफी मददगार साबित हो सकती है। साथ ही डेवलपर्स का मानना है कि ये तकनीक पहले से चली आ रही मैनुअल तकनीकों की तुलना में भविष्य में निर्माण की लागत और जोखिम को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब खबरें सिने जगत से। तो सिनेमा के इस अंक में हम बात करेंगे जल्दी ही रिलीज होने वाली फिल्म ए जिंदगी की। लिवर सिरोसिस बीमारी से पीड़ित 26 साल के एक युवक की कहानी पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। इस फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री रेवती और सत्यजीत दुबे मुख्य भूमिकाओं में हैं। बिना ट्रांसप्लांट के डॉक्टर ने 6-7 महीने का टाइम दिया। विनय, लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी सर्जरी है। तुम इस हालत पर काम पे कैसे जाते हो? बॉलीवुड में एक तरफ बड़ी स्टार कास्ट और बजट वाली फिल्में बनती हैं, वहीं कुछ फिल्में होती हैं जो स्टार कास्ट और बजट में बड़ी तो नहीं मगर उनका कंटेंट जबरदस्त होता है। ऐसे ही फिल्म है ए जिंदगी। इस फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री रेवती और सत्यजीत दुबे मुख्य भूमिकाओं में हैं। जैसा कि फिल्म के टाइटल से पता चल रहा है कि ये फिल्म जिंदगी के बारे में है। चारों तरफ निराशा का अंधेरा होने के बावजूद जीने की जिद के बारे में है। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। लास्ट टाइम उसने मेरी मदद की थी यहाँ हैदराबाद में जब मैं बेहोश हो गया था ना, उसे देखकर। तो अभी सिर्फ ऑर्गन डोनर का वेट करना है। एक हाथ से 7 जानें बच सकती हैं। सत्यजीत दुबे लिवर सिरोसिस बीमारी से पीड़ित 26 साल के युवक के रोल में हैं, जबकि रेवती मेडिकल काउंसलर की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म इन दोनों के बीच के तालमेल को भी दिखाती है, साथ ही जीवन जीने का नया सलीका भी सिखाएगी। ट्रेलर के दृश्यों में सत्यजीत दुबे का अभिनय दिल छू लेने वाला है। वहीं रेवती 6 सालों बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। ये फिल्म 14 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो कौन संभालेगा? और अब बात करेंगे एक खूबसूरत पहल की। दिल्ली के पंचशील पार्क इलाके में रहने वाले अलग नटराजन नेक काम में जुटे हुए हैं। 76 वर्षीय नटराजन भीषण गर्मी में हर दिन हजारों लोगों की प्यास बुझाने का काम करते हैं। इस नेक काम के लिए वे तड़के उठकर मटकों में पानी भरकर साउथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रखते हैं ताकि लोगों की प्यास बुझ सके। देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में पानी सुलभ नहीं है। वो एक एक बूंद को तरसते हैं। यूं तो इस बात को हम सब जानते हैं, मगर मदद करने के लिए कुछ ही लोग आगे आते हैं। 76 साल के अलग नटराजन ऐसे ही लोगों में से एक हैं। कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे ज्यादा पुण्य का काम होता है और आज हम मौजूद हैं अलग नटराजन यानी कि मटका मैन के पास, जो कि रोजाना 4000 लीटर पानी प्यासों को पिला रहे हैं, जो जरूरतमंद हैं उनको पिला रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मटका मैन जी आपका DD न्यूज में। आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आपने बड़ी खूबसूरती से ये गाड़ी तैयार की है, ये मटका रखा है, ड्रम्स हैं, पाइप हैं, किस तरह से आप ये सब मैनेज कर पा रहे हैं, कितना मुश्किल होता है और क्या भावना आपके अंदर है जिसके तहत आप ये काम कर रहे हैं? जो भावना है हमारा सब में है। पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव टू द कम्युनिटी। वी हैव टू शेयर विद द कम्युनिटी। हम कम्युनिटी के साथ शेयर करना है। और ये पानी ये सभी पक्का ये प्रोफेशनल सिस्टम लगाया है, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता, कोई मेंटेनेंस ये वो नहीं आता। तो थोड़ा सामान ये अमेरिका से आया है ये, क्योंकि यहाँ नहीं मिलता। और हम सुबह कभी कभी 5 बजे शुरू करते हैं पानी लगाने के लिए। मूल रूप से बेंगलुरु के रहने वाले अलग नटराजन 40 साल बाद लंदन से भारत आए तो दिल्ली में रहने लगे। वो कैंसर सर्वाइवर हैं तो दूसरे कैंसर पेशेंट्स की मदद करने लगे। शुरुआत में नटराजन ने लोगों के लिए अपने घर के बाहर एक वाटर कूलर रख दिया
मगर उन्हें ये काफी नहीं लगा। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पानी पहुंचाना चाहते थे। ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए नटराजन ने शहर के अलग अलग हिस्सों में मिट्टी के मटके लगा दिए। वो हर दिन सुबह ठंडा पानी लेकर अपनी वैन से निकलते हैं और करीब 70 मटकों में पानी भरते हैं। इस काम के लिए उन्होंने अपनी वैन को मॉडिफाई भी कराया है। पानी वितरण के लिए नटराजन ने लगभग 800 लीटर की टंकी, पंप और जनरेटर से इस वैन को लैस किया है। उनके इस नेक दिल काम ने उन्हें शहर में मटका मैन के नाम से मशहूर बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पैसे के अभाव में कोई भूखा ना सोए, इस सोच के साथ अलग नटराजन ने अपनी पत्नी के सहयोग से एक फूड वैन की शुरुआत की है। अगर हर दूसरे हफ्ते चेंज करते हैं तो दूसरे हफ्ते बनाएंगे एक काइंड ऑफ अ कोरमा करी, वो आपको आके देखना चाहिए। दैट इज रियली समथिंग। खास बात यह है कि यहाँ पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जरूरतमंदों को परोसा जाने वाला भोजन पौष्टिक और स्वादिष्ट हो। यहाँ स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कोशिश इस बात की भी रहती है कि सभी को पूरे सम्मान के साथ भोजन परोसा जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वैन सभी जरूरत की चीजों से सुसज्जित है। यहाँ तक कि लोगों के बैठने के लिए स्टूल्स इत्यादि भी मटका मैन अपने साथ ही लेकर चलते हैं। खास बात यह है कि इस काम में वो अपनी पेंशन का सारा पैसा लगा देते हैं। उनकी इस मुहिम में अब आसपास के कई लोग और संस्थाओं ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। कहते हैं कि हम सभी के पास समाज को देने के लिए कुछ न कुछ होता है। जरूरी है कि लोग एक दूसरे की परवाह करें और जो आपके पास है उसे शेयर करने की आदत डालें। और आप देख सकते हैं कि अलग नटराजन एक अलग सोच के साथ बहुत नेक काम कर रहे हैं और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। दिल्ली से शहला निगार, डीडी न्यूज। और अब बात आपकी सेहत की। मानसिक स्वास्थ्य की कोई समस्या हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित होने लगता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के विषय में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मानसिक समस्याएं आज लगभग हर आयु के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इस वर्ष का जो थीम है वो है मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि हमें प्राथमिकता देनी है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। और ये देखा गया है बहुत लोगों को मानसिक समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा दायित्व ये है कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को, मानसिक बीमारियों को प्रिवेंट कर सकें, रोकथाम कर सकें, या कैसे उनको अच्छी तरह से ट्रीट कर सकें, कैसे जो है इसके बारे में जो भ्रांति है उसको दूर कर सकें और कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। मानसिक समस्या होने पर जरूरी है कि लक्षणों को पहचान कर सही इलाज मिल पाए। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब मानसिक समस्याओं के लक्षणों के विषय में जानकारी हो। हम सभी लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं बशर्ते हम कुछ बातों का ध्यान दें। उदाहरण के तौर पे अगर तनाव है तो उससे लड़ने की क्षमता रखें, एक रेजिलियंस का ध्यान दें और नियमित रूप से व्यायाम करें, अपना खान पान ठीक रखें, थोड़ा योगा, मेडिटेशन ये सब भी कर सकते हैं। और कुछ चीज़ों पर अगर से दूर रहें, जैसे शराब का सेवन या स्मोकिंग को लेकर। तो और ये भी ज़रूरी है अगर कोई समस्या लगती है तो उससे हिचकिचाए ना, उससे डिस्कस करें और पूरी तरह से इसका इलाज भी संभव है बशर्ते हम उसका जिक्र करें और उसके बारे में बातचीत करें। मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने पर इसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी कार्य क्षमता पर पड़ता है।
आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, जिससे पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब देख लेते हैं देश भर के मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित दिल्ली और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में आज गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात रीजन, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ ही बिहार में तेज तूफान के साथ बारिश की आशंका है। वहीं इन राज्यों समेत कई अन्य राज्यों में तेज हवा और बिजली कड़कने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली और हरियाणा के निवासियों को आज भी बारिश का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के लिए मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण के कुछ एक हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आने के साथ ही ठंड का एहसास होने लगा है। और अब देख लेते हैं टेम्परेचर। ये था मौसम का हाल और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में जन्मी रेखा का आज 68वां जन्मदिन है। रेखा ने लगभग 180 फिल्मों में काम किया, जिनमें सिलसिला, खूबसूरत, खून भरी मांग, दो अनजाने, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, फूल बने अंगारे, कोई मिल गया कृष्ण प्रमुख है। तो नया सवेरा के इस अंक में हम आपको छोड़ चलते हैं रेखा पर फिल्माए गए सदाबहार नगमों के साथ। आप लीजिए इन नगमों का आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। ये कहा आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, हंसते हंसते जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम,
नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC